बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान जो है वो एक सिस्टम के तहत चलता है। बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक सिस्टम के तहत चलता है। सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ी एलीट है, इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट है जो सारी चीज़ों को तय करती है और अपने मुताबिक चीज़ों को मोड़ती है, अपने मुताबिक चीज़ों को चलाती है। ये सिस्टम आज तक नहीं हारा। कई लोगों ने इस सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन जितने लोगों ने भी इस सिस्टम के साथ सर टकराया उनका सर फूट गया। जितने लोग भी इस सिस्टम के सामने आकर खड़े हुए वो कुचले गए। सिस्टम बहुत ताकतवर है, लेकिन पहली मर्तबा एक शख्स इस सिस्टम से टकराया और उसने सिस्टम की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। आज सिस्टम को पहली मर्तबा बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। ये क्या शिकस्त है मैं आपके साथ शेयर करता हूं फैक्ट्स के साथ। यानी ये पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, लेकिन ये सिस्टम नहीं हारा। पाकिस्तान का आम आदमी बार बार हारा, ये सिस्टम नहीं हारा। पाकिस्तान का मजदूर हार गया, किसान हार गया, सियासतदान हार गया, जितने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कभी आवाज़ उठाई वो सारे हार गए, लेकिन सिस्टम नहीं हारा। पहली मर्तबा सिस्टम को शिकस्त हो रही है, और ये कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को तोड़ना था, और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। पूरा सिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा था, और सिस्टम ने इतने बुरे तरीके से आज तक काम नहीं किया जितने बुरे तरीके से अब काम किया। बीवियां उठा ली, बेटियां उठा ली, जो है वो माओ बहनों की इज्जत नहीं की, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, फैक्ट्रियां बंद कर दी, घर बंद कर दिए, मुलाजमीन उठाकर ले गए, बंदे उठाकर ले गए, ज़बरदस्ती लोगों को अगवा किया गया, उन्हें हफ्ज़े बेजा में रखा गया, लोगों पे बदतरीन टॉर्चर किया गया, लोगों की फैमिलीज पर टॉर्चर किया गया, बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी अजियत पहुंचाई गई। सिस्टम इस लेवल तक कभी नहीं गया था, और जिन लोगों के खिलाफ ये किया गया वो भी कोई कमज़ोर लोग नहीं थे, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था, मुंतखब नुमाइंदे यूं करके काबू आ जाते थे। यानी एक टेलीफोन कॉल की मार होता है एक MNA या एक मिनिस्टर, ये बेचारे तो भेड़ बकरियों की तरह कभी इधर से भगाओ उधर भाग जाते हैं, उधर से करो उधर भाग जाते हैं, तो जिधर आप बिठाएं अच्छे बच्चों की तरह बैठ भी जाते हैं। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि MNAs काबू नहीं आ रहे थे, और MNAs चाहिए कितने थे? टोटल 10-12 MNAs चाहिए थे, और 10-12 MNAs तो हो जाने चाहिए थे। लेकिन सेनेटर में और MNA में एक फ़र्क होता है, वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। हुकूमत के पास 6 से 7 सेनेटर कम थे, हुकूमत के पास 10 से 12 MNAs कम थे। मैं ज़रा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन में रख रहा हूँ। तो सेनेटर्स का मामला यह है कि वो इलेक्शन लड़कर नहीं आते, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। सेनेटर्स जो है वो ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे, सियासी लीडरशिप के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे, या एस्टेब्लिशमेंट और सिस्टम के अंदर उनकी एक अच्छी बातचीत होती है, उस बुनियाद पे सेनेटर जो है वो अवामी वोट के बगैर, जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके साथ गेम करके वो सेनेट में आ जाते हैं। उन्हें पब्लिक के पास नहीं जाना पड़ता। सेनेटर को जाके घर घर दरवाजे दरवाजे पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट नहीं मांगना पड़ता। सेनेटर जो है वो लोगों के वोट का मोहताज नहीं होता। तो इसलिए सेनेटर इस बात को इतना समझते नहीं है, और उनको खरीदना उतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप एक बड़ी अमाउंट लेकर बैठ जाएं, जैसे कि 100 करोड़ की आजकल बात हो रही है, तो सेनेटर खरीदे जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 से 3 सेनेटर्स कंप्रोमाइज हुए, जिनमें खातून सेनेटर भी हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और एक और सेनेटर का भी नाम आ रहा है, गालिबन वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो 3 सेनेटर्स कंप्रोमाइज हुए, और उन तीनों को यकीन है कि शायद दोबारा उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट ना दे। हो सकता है वो दोबारा सेनेटर ना बने, तो क्यों ना वो अपनी जिंदगी बना ले 100 करोड़ से, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि लोग जीना हराम कर देंगे। ये पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान के बाहर दुनिया में कहीं पे भी रहे, हर तरफ पाकिस्तानी मौजूद है, और पाकिस्तानी आकर इनको बताएंगे कि आप लोगों ने गद्दारी की, आप लोगों ने आइन के ऊपर हमला किया, और आप लोगों ने पैसे की खातिर अपने ईमान को बेचा है। फजल रहमान साहब के साथ ये हुआ, बाकी जमातों के सेनेटर तोड़ने की, जोर लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन MNAs ने क्योंकि जाना होता है पब्लिक के पास, उन्हें यह पता चल गया जी पहले तो हमें एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन जितवा देती थी, पहले तो एक टेलीफोन कॉल आती थी, हमें इलेक्शन जितवा दिया जाता था। अब वो वाली मौजें नहीं है। सारे के सारे MNAs जो जीत कर आए हुए हैं हुकूमती जमातों के, वो सूली पे टंगे हुए हैं।
करोड़ों रुपया लगा के उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन हार गए सारे। को 15-20 इलेक्शन वो जीते हुए हैं, बाकी सारे ही हारे हुए हैं। अब जो इलेक्शन पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के, एमकेएम के लोग हारे हैं, वो उनको जाली फॉर्म 47 दिए गए कि जनाब ये जाएं, आप मेंबर असेंबली हैं। मामला ये है कि वो भी ये जानते हैं कि बार बार हमें फॉर्म 47 नहीं मिलना, हमने जाना पब्लिक के पास ही है, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जो फॉर्म 45 के मुताबिक एमएनए बनकर पहुंच गए कौमी असेंबली में, उन्होंने तो पैसा भी नहीं लगाया। पीटीआई के लोग ना कंपेन की, ना पैसा लगाया, सिर्फ ये बताया कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं। लोगों ने इतने ठप्पे मारे और अजीब अजीब निशानों पे मारे, लोगों ने जिता दिया। अब एमएनएज नहीं टूट रहे, एमएनएज पूरे नहीं हो रहे। बड़ी कोशिश की है, सरतोड़ कोशिशें की है, 4, 5, 6 से आगे फिगर जाता ही नहीं है। बड़ी कोशिश की है, इदारों ने कोशिश करके देख ली, जो हसास इदारों ने कोशिशें करके देख ली, हुकूमत ने पूरी कोशिश कर ली, वुज़रा ने कोशिश कर ली, पैसों के बैग फिरा दिए, सारा कुछ करके देख लिया, माने ही नहीं। उनके घर तक तोड़ दिए, बच्चों और फैमिलीज को हरासा कर दिया, वो नहीं माने। अगवा शुरू हो गए, फिर भी नहीं माने। तो एमएनएज नहीं टूटे, तो फिर एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया गया। वो ये किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा उनकी मीटिंग करवाई गई और वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि ये एक काम करते हैं कि मखसूस नशिस्तें जो ले ली गई थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, वो मखसूस नशिस्तें हमने ले ली थी सरकार से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो वो वापस सरकार को दे देते हैं मखसूस नशिस्तें, तो इनके एमएनएज पूरे हो जाएंगे मखसूस नशिस्तें मिलने पर। ये वाला खेल जो है वो खेलने की कोशिश की गई और इसका फैसला किया गया। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखकर जवाब मांगा हुआ है कि जनाब ये हमारे सवाल आते हैं, इनके जवाब आप हमें दे दें। इलेक्शन कमीशन ने खुद दोबारा लिखा था, सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं आ रहा था। तो ये बेस्ट टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया, जब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि वो मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, आज के दिन में दोबारा दे देते हैं पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, एमकेएम को। जब ये सारी सीटें उनके पास इकट्ठी हो जाएंगी, वो 2/3 अक्सरियत में चले जाएंगे, सेनेट में अपने मारदार कर लिए, कुछ ना कुछ करके गेम बना लेंगे और कौमी असेंबली में भी हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे। आईनी तरमीम एक दफा हो गई तो हो गई, और आईनी तरमीम भी वही वाली करने जा रहे हैं जो पहला मुसवदा है, यानी कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन, 68 साल तक की उम्र, नई अदालती वो बन जाएगी, आईनी अदालत कायम कर दी जाएगी, जुडिशरी तो सारी हो गई, अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल हो जाएगी। जिस जज को दिल करेगा जिस मर्जी अदालत में ट्रांसफर कर देंगे। जजों की तैनाती के लिए जनाब वो ये करेंगे कि 3 या 5 का पैनल बनाएंगे, इसमें से जज उठाओ, सीनियरिटी जो है वो खत्म हो गई। तो जब ये सारे काम करेंगे तो अदलिया पूरी तरह से पॉलिटिसाइज हो जाएगी। और भी बहुत सारे मामला हैं, इसमें मिलिट्री एक्ट का मामला है, वो बड़ा संजीदा मामला है, उसके ऊपर शहजाद अकबर साहब ने बड़ा डिटेल वीलॉग किया है, उसको सुन के आपको सारा समझ आ जाएगा। बड़ा बारीक उन्होंने पूरा बताया कि एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं वहां पे। कुछ और लोगों ने भी इस पे काम किया, मैंने कल पिछले वीलॉग में आपको बताया भी था। तो अब मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन ने वो सीटें देने का फैसला किया। एन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लंबा छक्का मारा और जितनी भी 2 नंबरी पाकिस्तान में हो रही थी, वो सारी 2 नंबरी का दरवाजा एक दफा फिर बंद कर दिया है। खबर मैं आपको एक्सप्रेस न्यूज से पढ़ के सुनाता हूं, और खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले में दूसरी वजाहत सामने आ गई। लेकिन याद रखिएगा, बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे सियासतदान वो आपको अब ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है वजाहतें पेश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कौन होती है कि ऐन मौके के ऊपर जो है वो उनका नोट आ जाता है। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ने जो सवालात पूछे, सुप्रीम कोर्ट उन सवालात का जवाब दे रही है। अब टाइमिंग तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी ना, जिस वक्त नाइंसाफी हो रही होगी उसी वक्त इंसाफ की फराहमी होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाइंसाफी हुई नहीं और इंसाफ की फराहमी हो रही है। तो जो सवालात पूछे उनका जवाब तो आना था। अब इससे पहले कि नाइंसाफी होती, टाइमली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंसाफ फराहम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है, और दूसरी वजाहत इलेक्शन कमीशन के मांगने पर जारी की गई है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, खबर में भी लिखा हुआ कि यह वजाहत इलेक्शन कमीशन के मांगने पर जारी की गई है, वैसे जारी नहीं की गई। और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम के माजी से इतलाक करके सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। इन्होंने दाव ये खेला था
कि इन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर एक तरमीम कर दी थी, आइन में तरमीम नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 12 जुलाई को, वो आइन की तशरीह में दिया था, लेकिन इन्होंने कानून में तरमीम करके कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके कानून में तरमीम करके उस फैसले को बेअसर कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि यह फैसला बेअसर नहीं हो सकता। अब ये उनकी वजाहत आ गई है। तो इस वजाहत के बाद सिचुएशन ये है कि एक तो इमरान खान जेल में बंद है, उससे कोई मिल भी नहीं सकता, इसके बावजूद उसके बंदे नहीं टूटे। इसका मतलब क्या है? पहले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ लोग देखते थे हमें इलेक्शन जिताएंगे, लेकिन अब लोग इमरान खान की तरफ देखते हैं ये हमें इलेक्शन जिताएगा। लोगों को समझ आ गई है कि आज की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का आम वोटर है जो इमरान खान के साथ खड़ा है। लिहाजा इमरान खान को हम छोड़ नहीं सकते, वो लोग खड़े हुए हैं इमरान खान साहब के साथ। अब इलेक्शन कमीशन ने धांधली से सीटें देने की कोशिश की, मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई की हैं हुकूमत को, ताकि वो आईनी तरमीम कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो मुख्तसर हुक्मनामा है, इसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि किसी भी सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। इसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब निकले हैं बाहर। कल जब निकले थे तो उन्होंने कहा जी 18 तारीख को कल हम पेश कर देंगे आईनी तरमीम, और आईनी तरमीम हो भी जाएगी। दिखाई तो ऐसे ही दे रहा था, लेकिन आज सहाफ़ी सवाल करते रहे और वो जवाब दिए बगैर चले गए। वो काफ़ी ज़्यादा मायूस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जो सवालात पूछे इलेक्शन कमीशन ने, जब उनका जवाब उन्होंने दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा मायूस थे। अब यहां साबित होता है कि जेल में बैठा हुआ आदमी जीत गया। इमरान खान के हवाले से एक और खबर यह आई है कि उनका केस जो है जुडिशियल कम्प्लेक्स में लगाया जाएगा कल की तारीख के लिए, 19 तारीख के लिए। वजह यह है कि ताकि उनसे दोबारा मुलाकात ना हो सके, लोग उनसे ना मिल सके। मैंने आपसे कहा था कि ये 72 घंटे इंतहाई अहम है, और इन 72 घंटों में जो भी होगा वो पाकिस्तान और इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का तयन करेगा। लेकिन इसी चीज़ के ऊपर एक तो जनाब अब नंबर गेम अब नहीं है, अब काम बहुत ख़राब हो गया। जो पार्लियामेंट हाउस है उसके आसपास ऐसा कर्फ्यू लगाया गया है, डी चौक में इतनी पुलिस, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं, खुलकर एहतजाज कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे कारकुन निकले हैं, ज़बरदस्त किस्म का उनका एहतजाज चल रहा है जुमे के बाद से, और उसके ऊपर टॉर्चर भी हो रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पुलिस ने दोबारा सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी मार खा के दिखाई है ना, इतनी मार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने कभी सोची भी नहीं होगी कि PTI इतनी मजबूत जमात के तौर पे खड़ी हो जाएगी। एक्चुअली जमात इतनी मजबूत नहीं होती, पब्लिक फैसला कर चुकी है कि इस आदमी के साथ ज्यादती हो रही है, हमने इस आदमी का साथ देना है, और सिचुएशन आपके सामने क्लियर होती चली जा रही है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। नाज़रीन जी, जो बच्चों वाला मामला, इस पे मैं आता हूँ, लेकिन मैं अभी भी फिर आपको जाते जाते ये बता रहा हूँ कि इमरान खान ने शिकस्त दी है सिस्टम को, लेकिन फिर भी सिस्टम हार नहीं मान रहा, वो पूरी कोशिश कर रहा है। अभी भी बंदे तोड़ने का सिलसिला जारी है, पैसों को बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है, लालच दी जा रही है, दबाव डाला जा रहा है। ये हुकूमत आखिरी दिन तक पूरी कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ करके आईनी तरमीम करके रास्ता बना ले। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स का एहतजाज जारी है, वो एहतजाज कर रहे हैं, और उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ अब तो वो उसके खिलाफ निकल आए कि ना हमें मारते क्यों हमें। जो बच्चे लाहौर में गिरफ्तार किए गए उन तमाम की ज़मानतें हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चे रिहा हो गए हैं। लेकिन इस हुकूमत ने फस्तायत का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि टीन एजर्स को पकड़ के लॉकअप्स में और थानों में बंद कर दिया है। उनके माँ बाप बेचारे सारी सारी रात, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो एहतजाज कर रहे थे। ये उनका मौक़िफ़ ठीक है या गलत है एक अलग बात है। हुकूमत को चाहिए था कि उनको अपने बच्चों की तरह डील करते, हुकूमत ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी जैसे हसीना वाजिद ने की थी, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब इसके अंदर हुकूमत एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि एक्चुअली ये बच्चों का एहतजाज नहीं था, इसको इंस्टिगेट किया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है, और वो ये कह रहे हैं जनाब कि ये जो डिज़ाइन किया है ना, ये करने वाले चंद लोग हैं, उसमें मेरा नाम भी शामिल कर दिया। अब ये कोई ऐसे बेशर्म लोग हैं, मेरे मुंह से कोई अजीब बात निकल जाएगी तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इन्होंने किया क्या। तरीका वारदात आप इनका देखें और आप इनकी हरकतें चेक करें कि जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, वो जाली स्क्रीनशॉट बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रही है। इस वक्त पाकिस्तान में जाली खबरें फैलाने और जाली प्रोपेगेंडा करने का जो सबसे बड़ा ठेका है वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के पास है। आप सिर्फ इसके ट्विटर के ऊपर निकाल के देख लेंगे ना तो इस पे पर्चा दे के आप ये 10 साल बाहर नहीं आ सकते। जिस किस्म के गलत काम इन्होंने किए हैं, हर 2 मिनट के बाद इनका कोई ना कोई उल्टा प्रोपेगेंडा हमारे सामने आ जाता है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे ये एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं।
ये नून लीग का अपना एक ऑफिशियल अकाउंट है जनाब, इसको मिलियंस के अंदर इसके फॉलोअर्स हैं। वो ये कहता है कि अमेरिका में और बरतानिया में और सवात में बैठकर जो तलबा हैं पंजाब के, उनको जनाब अनारकी के लिए और हालात ख़राब करने के लिए उकसा रहे हैं कुछ लोग, और ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। अच्छा, इसमें जी शहबाज गिल हैं, मुहित पीरज़ादा हैं, आदिल राजा साहब हैं, और इसके बाद जी इमरान रियाज खान। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपना आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि मेरे ऊपर उन्होंने वकूआ क्या डाला है। इन्होंने जनाब मेरी एक ट्वीट इसके अंदर स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है, जिस ट्वीट में मैं ये कहता हूँ इनके बकौल कि पाकिस्तानियों, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगले 72 घंटों में तलबा जो कुछ करेंगे वो हम सबके और खुसूसन इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन कर देगा। तलबा का लफ्ज़ याद रखिएगा। मैंने ये ट्वीट, मेरे ख्याल में तलबा का एहतजाज तो ख़त्म भी हो गया था जब मैंने ये ट्वीट की है। अब ज़रा आप देखें कि मैंने जो ट्वीट किया था वो मैंने कल किया था रात को लेट नाइट, और मेरा जो ट्वीट है जब आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने बड़े ये फ्रॉडिये हैं। मैंने ट्वीट किया था, पाकिस्तानियों, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि अगले 72 घंटों में जो भी होगा वो हम सब के और खुसूसन इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन कर देगा। तलबा का तो मैंने नाम ही नहीं लिया इसमें। ये ऐसे फ्रॉडिये, बेशर्म और बेगैरत लोग हैं कि इन्होंने जनाब अली वहाँ से उठाकर उसके अंदर लफ्ज़ तलबा का इजाफा करके और उसके अंदर जो है वो तरमीम करके और एक नया स्क्रीनशॉट बना के बेशर्मों ने वो अपने मेन अकाउंट से लगा रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि नून लीग ये साजिश करती है। कैलेबरी फॉन्ट भी इन्होंने यही काम किया था, 2 नंबरी की थी। ये हमेशा जालसाजी करते हैं, हमेशा नौसरबाजी करते हैं, हमेशा 2 नंबरी करते हैं। अब मुझे बताएं, इन मामलात पे मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है कि मेरी ट्वीट के अंदर जो मैंने खुद ट्वीट की है, अपने हाथ से लिखी है, उसके अंदर चंद जुमले तब्दील करके और एक नई ट्वीट बना के उसको बुनियाद बना के मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब जिसने ये जालसाजी की है, मुकदमा उस पर होना चाहिए, मेरे ऊपर होना चाहिए। और मुझे पक्की इंफॉर्मेशन है कि जैसे ही मैं जाऊंगा अदालत में, ये मुझे किसी और केस में गिरफ्तार कर देंगे। बिकॉज इन्होंने डिसाइड कर दिया कि हमने इस बंदे को बाहर नहीं रहने देना, हमने इस बंदे को जेल के अंदर डालना है, क्योंकि तनकीदी आवाज़ों को ये हर हाल में खामोश करवाना चाहते हैं। और इसके लिए ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इसने हमेशा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहना है। यार ये हरकतें तो देखो अपनी, यार खुदा का नाम लो यार, यानी जालसाजी की भी इंतहा है। कोई खानदानी आदमी ये कर सकता है, कोई सच्चा इंसान ये कर सकता है। यानी झूठ, बेईमानी, फ्रॉड, यानी जो फ्रॉड से हुकूमती फ्रॉड से बनी हुई है जाली फार्म 47 के ऊपर, तो ये जालसाजियां तो उन्होंने करनी है ना। जैसे इनके फार्म जाली, वैसे इनके प्रोपेगेंडे भी जाली। ये निकाल के आप देख लें, बेशक सोशल मीडिया पे मैंने इसको ट्वीट भी किया हुआ है, ये आपके साथ मैंने शेयर भी कर दिया नाज़रीन। और भी कुछ चीज़ें हैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन बच्चों से एक गुजारिश है, जो तलबा हैं उनसे एक गुजारिश है, आप एहतजाज करें, आपका हक है, आप ज़रूर एहतजाज करें। और जो भी आपके जायज़ मुतालबात हैं वो आप गवर्नमेंट के सामने रखें, अपनी कॉलेज की इंतज़ामिया के सामने रखें। हम स्टूडेंट से हम भी एहतजाज करते थे, कोई चीज़ बुरी लगती थी प्रोटेस्ट करते थे, सवाल उठाते थे, जवाब मांगते थे। आप तो हमसे ज़्यादा एडवांस है, हमसे ज़्यादा बेहतर है, और आप हमसे ज़्यादा यानी सच्चे खरे भी हमसे ज़्यादा हैं आप। ये जो जनरेशन अब आई है ना, इसके अंदर उस किस्म की मफामत नहीं है जो हमारे अंदर थी। तो हम तो कई चीज़ों को बर्दाश्त करते थे, आप तो झूठ को बर्दाश्त भी नहीं करते। लेकिन एक गुजारिश है आप लोगों से बच्चों, छोटी सी गुजारिश है, ये जो स्कूल है ना और तालीमी इदारे हैं, ये आपके अपने हैं, ये आपके अपने, आप इनके मालिक हैं। आज आप इनमें पढ़ रहे हैं, कल आपके छोटे बहन भाई इनमें पढ़ेंगे, हमारे बच्चे इनके अंदर पढ़ेंगे। तो आप एहतजाज करें, आवाज़ उठाएं पुरअमन तरीके से, लेकिन तोड़ फोड़ ना करें। तालीमी इदारों को ना तोड़ें, आप इनके मालिक हैं, ये आपकी मलकियत है, इनका ख्याल रखें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। जुमा शरीफ ख़ानदान पर, नून लीग पर, इस निज़ाम पर बहुत भारी साबित हुआ है। अक्सर व बेशतर जुमे इन पर भारी साबित होते हैं। एक बार फिर जुमा इन पर भारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इस निज़ाम के ऊपर हुई है, और जो इनका घटिया एक प्लान था, घटिया और मकरूह प्लान था, वो प्लान सुप्रीम कोर्ट ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। इनका सारा मंसूबा तबाह और बर्बाद हो गया है। जो आज उन्होंने मंसूबा बनाया था, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बिठाया था, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बिठाया था, चाबी वाले खिलौनों को बिठाया था, चाबी वाले खिलौने के ज़रिए ये सुप्रीम कोर्ट पर एक वार करने जा रहे थे। आज सुबह मैंने एक इंटरव्यू दिया था असदुल्ला खान साहब को, जिसमें मैंने बताया था कि ये प्लान ये रखते हैं कि ये चाबी वाले खिलौने के ज़रिए, मकरूह किरदारों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर वार करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा।
और उसमें बड़ी तफसील से सारा बैकग्राउंड बताया था मैंने कि ये बैकग्राउंड क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 सितंबर के बाद एक और बड़ी वजाहत जारी कर दी है और इस वजाहत के जारी होते ही पूरा प्रोग्राम बढ़ गया है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पहले 14 सितंबर को क्या हुआ था, जब ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे तो तहरीक इंसाफ के 41 MNAs को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद डिक्लेयर किया था 12 जुलाई के फैसले में। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में कहा था कि ये 39 जो हैं ये तहरीक इंसाफ के MNAs हम डिक्लेयर कर रहे हैं, 41 को हम आज़ाद डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जो 41 आज़ाद हैं ये इतने दिन में बयान हल्फी देंगे कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और जब ये बयान हल्फी दे देंगे कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर पार्टी उसको कंफर्म करेगी। जब पार्टी कंफर्म कर रहेगी तो ये PTI के ही MNAs तस्वुर होंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करेगा और इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करने के बाद दोबारा से एलोकेशन करेगा मखसूस नशिस्तों की और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्मनामे के बाद एक दरख्वास्त जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि किस तरह की वारदाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर ऑर्डर में लिख दिया था कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो इलेक्शन कमीशन हमसे दरख्वास्त देकर पूछ सकता है। जब इलेक्शन कमीशन हमसे पूछेगा तो हम चैम्बर्स में उस दरख्वास्त को देखकर और उसके ऊपर जो है वो गाइड कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी, दरख्वास्त पेंडिंग रही। 9 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां थी। 9 सितंबर को छुट्टियां खत्म हुई, जजेस आए, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब छुट्टी पे थे, वो भी आ गए। 12 को 14 को ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे हफ्ते के दिन, तो हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत जारी कर दी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त में पूछा था पहली दरख्वास्त में कि सर ये हमें बताएं कि हमारे पास जो PTI के बयान हल्फी आए हैं उसके बाद जो पार्टी की जानिब से वजाहत आई है वो आई है बैरिस्टर गौहर की जानिब से, उमर अयूब की जानिब से, और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये दोनों जो हैं ये हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो PTI के ना वो चेयरमैन है ना वो सेक्रेटरी जनरल है, और क्योंकि अभी तक हमने इनके जो इलेक्शन है वो हमने उनको माना ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वजाहत करके कह दिया कि आपने जिस तरह से उन 39 के जो कागजात नामजदगी हैं और उनके जो सर्टिफिकेट हैं, उनके जो डिक्लेरेशन है उस पर भी नहीं कि दस्तखत हैं, तो आपने मान लिया था, लिहाजा 41 के भी माने और ये PTI के MNA होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था क्योंकि उस वक्त प्लान हुकूमत का ये था कि उन 41 में से 15-16 से वोट डलवा देंगे और इस तरह से नंबर गेम पूरा हो जाएगा और उनसे डलवा के और नंबर गेम पूरा कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती जो फैसला था 14 सितंबर वाला उसमें कहा कि वो PTI के MNA हैं, और जब वो PTI के MNA थे तो उनका वोट शुमार नहीं हो सकता था, उनका वोट काउंट ही नहीं हो सकता था। फिर काजी ने क्या किया कि काजी ने 63 वाला केस लगा दिया। फिर उसमें जो कुछ हुआ आपके सामने है, कमेटी टूटी, ऑर्डिनेंस आया, मुनीब अख्तर साहब को निकाला गया, अमीनुद्दीन खान को डाला गया, घटिया चीज़ें की गई, मकरूह चीज़ें की गई, खबीस गलीज गंदी चीज़ें की गई, और वो सारा कुछ करके और तबाही और बर्बादी फेर के काजी ने 63 वाला अपनी मर्जी का बेंच बना के अपने यारों को बिठा के एक जो दोबारा नौकरी पे भर्ती किया गया जज है उसको साथ बिठा के और काजी ने 63 वाला फैसला दे दिया। उस फैसले के आने की देर थी, तबाही फिर गई हर तरफ, बर्बादी फिर गई हर तरफ, छापे, गिरफ्तारियां, माएँ बहनें बेटियां बच्चे जो कुछ है वो आपके सामने। साहबजादा हामिद रजा साहब ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बताया कि फयाज छजड़ा के बेटे को किस तरह से पलास से उसका जो है वो गोश्त खींचा गया, और ये सारी चीज़ें बताई गई। फिर उसके बाद जो सेनेटर के साथ हो रहा है, जो मौलाना फजल रहमान ने बताया है, जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया, ये सारी चीज़ें, और जो नसीमा एहसान बता रही हैं, जो अख्तर मेगल साहब बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें काजी के 63 वाले फैसले की बुनियाद पर हुई। लेकिन खैर अब हुआ ये कि उसके बाद मौलाना अभी बात नहीं बन रही थी तो मौलाना के बंदे इन्होंने अगवा करने की कोशिश की रात, वो आपके सामने जो कुछ हुआ। उसके बाद अब इन्होंने एक और काम किया, इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा हुआ था स्पीकर अयाज सादिक ने और स्पीकर पंजाब असम्बली ने कि जनाब कानून में क्योंकि तब्दीली हो गई है 12 जुलाई वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 3 तब्दीलियां इन्होंने कानून में की थी। और क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बल्ला PTI से जरूर छिन गया था लेकिन PTI बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो तरमीम की और इन्होंने वो किया कि जिस जमात के पास निशान नहीं होगा तो वो पॉलिटिकल पार्टी ही तस्वर नहीं होगी। दूसरा इन्होंने ये किया था कि जिस पार्टी का जो पार्टी जो है वो लिस्ट जमा नहीं करवाएगी मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन से पहले, वो पार्टी इलेक्शन के बाद लिस्ट जमा नहीं करवा सकती, और जो इलेक्शन से पहले लिस्ट जमा नहीं करवाएगी वो मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं है। साथ इन्होंने ये किया था कि जो भी MNA आज़ाद जीतकर एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाएगा तो वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक और दरखास्त दे दी।
सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा, क्योंकि फिर तफसीली फैसला भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने एक और दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कहा कि सर ये आपका जो फैसला है वो 12 जुलाई को आया था, उसके बाद फिर एक वो हो गई कानून साजी हो गई है, तो आप हमें बताएं कि अब नया कानून इंप्लीमेंट होगा या पुराना या आपका फैसला इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि अगर हम कानून को इंप्लीमेंट करते हैं पार्लियामेंट वाले को, तो आपका फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके फैसले के मुताबिक तो जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का बैन हल्फी दे चुके थे उनको आपने मौका दे दिया आज़ाद डिक्लेयर करके कि वो पीटीआई में जाने के डिक्लेरेशन दे दें, तो ये तो मसला हो गया। और दूसरा, इन्होंने तो मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई थी, लिहाजा अब हम इनको दे नहीं सकते। तो आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग था। अब ये हुआ कि कल खबरें चलवाई गई और आज इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी था। इलेक्शन कमीशन का इजलास ये जारी था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो चोरों डाकुओं लुटेरों को दे दी जाएं, कौमी असम्बली में इनके बंदे पूरे हो जाएं, और सेनेट में बहरहाल 5-6 लोग अगवा किए हुए थे कि उन लोगों से वोट डलवा दिया जाए और इस तरह से जो है वो आईनी तरमीम करवा दी जाए काजी फाइज ईसा के लिए। और दोबारा ये आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, जो आबिद ज़ुबैरी साहब ने बताया है, ये बात दुरुस्त है कि ये दोबारा आईनी अदालत के ऊपर आ गए थे। ये आईनी अदालत वाला सरेंडर नहीं किया था इन्होंने, जब इन्होंने कहा कि मौलाना को माइनस करो, मखसूस नशिस्तें दिलवाओ चोरों डाकू लुटेरों को, वहां से सीटें आ जाएंगी, कौमी असम्बली के नंबर पूरे हो जाएंगे, हुकूमत के अपने सेनेट में 4-5 बंदे इन्होंने 6 अगवा किए हुए थे, मैनेज किए हुए थे, खरीदे हुए थे, जिनमें से 2 पीटीआई के थे, और ये सारे तो इस तरह से ये दावा कर रहे हैं 4, जिनमें से 2 पीटीआई को कंफर्म है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये टाइम गुजरने दें, पीटीआई के अहम रहनुमा आपको बताएंगे कि पीटीआई के कौन से 2 सेनेटर बिक गए थे और कौन से 2 सेनेटर खुद से चले गए थे, ये बात आपको पीटीआई वाले खुद बताएंगे। अच्छा, ये हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक और वजाहती हुक्मनामा जारी कर दिया है 8 जजेस ने, और 8 जजेस के दस्तखतों से ये हुआ है, और 8 जजेस ने यह वाजे कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बरकरार रहेगा और बाद में की गई कानून साजी का माजी से इतलाक करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब मजीद कोई वजाहत मांगने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई को मिलेंगी। MNA 41 पीटीआई के हैं, ये मखसूस नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को नहीं मिल सकती। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक फैसला आया है। अब इलेक्शन कमीशन और इन सब का जो अपना मंसूबा था वो तबाह और बर्बाद हो गया है। और अब इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो एक तनकीद हो रही है कि जजेस ने जनाब ये क्यों कर दिया, कि एक और वजाहत क्यों जारी कर दी। भाई वजाहत जजेस ने जो जारी की है वो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर किया है। इलेक्शन कमीशन अगर दरखास्त ना देता तो जजेस ये तफसील एक और वजाहत जारी ना करते। तो बात ये है कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तफसीली एक और जो वजाहत है वो जारी की है। एक बात तो यह है। दूसरा, ये हमारे दोस्त हैं मियां अकील अफजल साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, बड़ा काबिल एहतराम हमारे भाई हैं, सीनियर हैं और बड़ा अच्छा हमारा उनके साथ एहतराम का तल्लुक है, अपराइट जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा हुआ था कि ये जी देखें कहाँ पे होता है कि आप दूसरी वजाहत जारी कर रहे हैं। बिल्कुल अकील भाई, मैं आपको याद दिला दूँ, मुबारक सानी केस में काजी फाइज ईसा ने जो है वो 2 वजाहतें जारी करवाई प्रेस रिलीज़ के जरिए, और वो दोनों झूठ साबित हुई जब काजी फाइज ईसा ने सेकंड रिव्यू में अपने दोनों फैसले वापस ले लिए। काजी फाइज ईसा ने मुबारक सानी 1, मुबारक सानी 2 दोनों फैसलों पे प्रेस रिलीज के जरिए वजाहत जारी की थी, लेकिन फिर काजी फाइज ईसा ने सेकंड रिव्यू में अपने दोनों फैसले, ओरिजिनल फैसला भी और फर्स्ट रिव्यू का फैसला भी वापस ले लिए और एक तीसरा फैसला जारी किया। इट्स मीन कि काजी साहब ने जो 2 प्रेस रिलीज जारी की थी वो दोनों काजी फाइज ईसा साहब की प्रेस रिलीज गलत थी और वो झूठ थी, और काजी साहब ने सेकंड रिव्यू में ये एतराफ़ कर लिया कि उनके जो पहले दोनों फैसले थे वो गलत थे। तो इसलिए, और फिर तीसरी बात यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट एक बल्ले वाला फैसला दिया। फिर काजी साहब ने 13 जनवरी वाला जो फैसला है उसके ऊपर काजी साहब ने जाके और 13 जनवरी वाला फैसला 12 जुलाई को जाके काजी साहब ने यह फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले को गलत इंटरप्रेट किया था 13 जनवरी वाले को। जनवरी वाले फैसले का जाके वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कुछ 6 माह बाद जाके काजी फाइज साहब कह रहे हैं कि मेरे तो फैसले को गलत इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने। तो लिहाजा इन जजेस को पता था कि इलेक्शन कमीशन का इस वक्त किरदार क्या है, सिकंदर सुल्तान राजा कौन है, उसका शरीफ खानदान से तल्लुक, रिश्ता, नाता क्या है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है ये करें कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले
कि ये बहाना बना के कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप ये करें कि जनाब आप इस पर अमल दरामद ना करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट को पता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और इनकी दरखास्त, इलेक्शन कमीशन ने 2 दरखास्तें दी, दोनों पे वजाहत आई है, और पीटीआई ने भी दरखास्त दी थी, उसके ऊपर भी वजाहत आई है। और ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है। और देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ये ना करती तो काजी का देखें ना कि काजी का 13 जनवरी जो बल्ले वाला फैसला है, उसकी वजह से 8 फरवरी के इलेक्शन तबाह और बर्बाद हुए, अवामी मैंडेट छिन गया, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हुए, धांधलीज़दा इलेक्शन हुए, मैंडेट चोरी हो गया, 17 सीटर पार्टी को इक़्तिदार मिल गया, 2 तक अक्सरियत वाली जमात अक़लियत में चली गई, उनको मखसूस नशिस्तें छिन गई, सब कुछ हो गया। और आपको याद होगा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बल्ले वाले केस में काजी साहब को कहा था कि सर हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। काजी साहब ने कहा कि नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं, नहीं मिलेंगी तो हमारे पास आ जाइएगा। फिर पीटीआई गई रिव्यू, और फिर रिव्यू काजी फाइज साहब ने कब लगाया? 13 जनवरी वाले फैसले का रिव्यू काजी फाइज ईसा ने आके अभी अक्टूबर में लगाया है। आप अंदाजा लगाएं कि काजी फाइज ईसा ने 13 जनवरी का रिव्यू अक्टूबर में आके लगाया है, जब वो जा रहे हैं। क्यों? उनको ये था कि अब मैं जाते जाते रिव्यू मुस्तरद करके जाऊं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये मेरे बाद रिव्यू लगे और मेरा फैसला कलअदम हो जाए और बल्ला पीटीआई को मिल ना जाए। तो वो जाते जाते बल्ला साथ लेके जाना चाहते हैं। और अब काजी ने जब ये लास्ट हेयरिंग थी, आई थिंक 5 दिन पहले, तो हामिद खान साहब क्योंकि आए नहीं, उनकी जानिब से एडजमेंट की दरख्वास्त आ गई। तो काजी ने फिर क्या किया? काजी ने वहाँ पे बड़ी इधर उधर की बातें, ये वो अजीबो गरीब, जिस तरह से वो झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, गिदर भपकियाँ, धमकियाँ, इल्ज़ामात, वही सारे काम किए। और अब काजी फाइज ईसा ने ये किया है कि काजी फाइज ईसा जो हैं उसने 21 अक्टूबर को ये केस लगाया हुआ है बल्ले वाला, क्योंकि काजी साहब बल्ले का रिव्यू मुस्तरद करके जाना चाहते हैं। और रिव्यू मुस्तरद करके और बल्ला अपने साथ यूके या बैरून मुल्क जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लेकर जाना चाहते हैं कि पीछे बल्ला पीटीआई को दोबारा मिल ना जाए। तो ये जनाब है सूरत हाल। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये तफसीली जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक वजाहती ऑर्डर आया है, इस वजाहती ऑर्डर के बाद अब इलेक्शन कमीशन के लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन करे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको ये ज़रा जो सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती फैसला जारी किया, ये आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। और ये 8 जजेस की जानिब से जारी हुआ है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, आयशा मलिक साहबा, अतर मिनल्ला साहब, सैयद हसन अजहर रिजवी साहब, शाहिद वहीद साहब और जस्टिस इरफान सादत खान साहब। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वाज़ेह कहा है कि इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम से हमारा फैसला मुतासर नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर इस अदालत के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन और पीटीआई दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई 2024 के मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ नंबर 10 के बारे वजाहत के लिए मुतफरिक दरखास्तें दायर की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया था कि मुख्तसर फैसले के लिए जिस कानून को बुनियाद बनाया गया था, तो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम करके उस कानून को तब्दील कर दिया गया है और सेक्शन 104A शामिल करके इलेक्शन एक्ट के इजरा से उसका इतलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से दायर मुतफरिक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले की बुनियाद आइन की शिकों की तशरीह और उसका इतलाक है, इसलिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए मुख्तसर फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। इसमें दूसरी वजाहत जो जारी हुई, इसमें कहा गया कि तफसीली फैसला जारी करने से पहले मुतफरिक दरखास्तों पर पहली वजाहत जारी की गई और उस वजाहत को तफसीली फैसले का भी हिस्सा बना दिया गया है। दूसरी वजाहत में अदालत ने कहा है कि मुख्तसर फैसले के बारे वजाहत का ऑप्शन इसलिए दिया गया था कि तफसीली फैसला आने से पहले अगर मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद के बारे कोई गलत फहमी है तो कोई भी फरीक वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है। अब जबकि तफसीली फैसला आ चुका है और फरीकैन की जानिब से उठाए गए तमाम कानूनी और आइनी सवालात का जवाब दे दिया गया है, इसलिए मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। अदालत ने करार दिया है कि आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंदी लाजमी है और फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। चूंकि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई दोनों ने दूसरी वजाहत मांगी है, इसलिए हम सिर्फ इस तयशुदा कानून का आयादा करना चाहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम का माजी से इतलाक करके हमारे फैसले को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने आइन के आर्टिकल 51 की शिक आगे उनकी शिकें लिखी हुई हैं और आर्टिकल 104 की शिकें लिखी हुई हैं कि इनके तहत मखसूस नशिस्तों के हवाले से राय दहिंदगान के हक़ को सियासी जमातों के ज़रिए यकीनी बनाने का फ़ैसला किया ताकि मुतनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। अदालत ने करार दिया है कि हमारे मुख्तसर फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम से हमारा फैसला मुतासर नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर
हमारे फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है और ऑफिस को हदायत की जाती है, यानी रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत की जाती है कि ये वजाहत इलेक्शन कमीशन और PTI के नुमाइंदों जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी उनको भेजा जाए और इस हदायत को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। दोनों मुतफर्रिक दरखास्तों को निपटाया जाता है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस का। कोई जज नहीं टूटा और 8 जजेस की जानिब से इस वजाहत के बाद मखसूस नशस्तें चोरों, डाकुओं, लुटेरों को देने का इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम बढ़ गया है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़रा से खबरें चलवा रहा था कि इलेक्शन कमीशन को ये बताया गया है कि कानून के मुताबिक आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी को ही सीटें देनी है, तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। कुछ ही देर बाद अगली वीडियो में मजीद डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़। क्या कोई बाज़ाब्ता आज इमरान खान से मुलाकात के हवाले से मौलाना के सामने मुतालबा रखा गया है? जी, हमने दरख्वास्त की है, हमें उम्मीद है कल हमारी मुलाकात होगी। मौलाना ने कहा है वो कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं। मौलाना हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि आपकी मुलाकात कराई जाए इमरान खान से? ज़ाहिर है ये हुकूमत का इख्तियार है हमारी मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी सूरत हाल में जितनी अनसर्टेनिटी अभी है, इतनी गैर यकीनी किसी सूरत हाल शायद पहले कभी नहीं थी। और ये हमें ही नहीं लग रहा, खुद हुकूमत के अरकान को भी नहीं पता। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। अगर तरमीम मंजूर होनी है नहीं होनी जो भी है, वो बेचारे 6 दिन से बता रहे हैं कि कल पेश हो जाएगी, शाम को हो जाएगी, सुबह को हो जाएगी, आज हो जाएगी, आधे घंटे में हो जाएगी। वो बेचारे दे दे के तारीखें थक गए हैं, लेकिन अभी तक आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकी। और ओवरऑल माहौल ऐसा है कि एक लम्हे लगता है कि बस सब ठीक ही ठीक है, दूसरे लम्हे लगता है कि नहीं कोई गड़बड़ होने लगी है। मौलाना से PTI का वफ्द मिलने जाता है, मिल के वापस आता, लगता है सब ठीक ठाक है, 25 के बाद ही होगा जो भी होगा। सारे बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। उधर पार्लियामेंट हाउस की तरफ देखें, लगता है कि अभी आधे घंटे में कुछ होने लगा, अभी कोई माहौल ऐसा बनने लगा, अभी ये तरमीम लेके आने लगे, कोई वारदात डलने लगी है, कोई खामोशी से ऐसा माहौल बन जाता है। अचानक से खबरें आने लगी जनाब पार्लियामेंट हाउस में सेनेट की कार्रवाई के दौरान अचानक से इंटरनेट डाउनग्रेड कर दिया गया। अभी पता चला कि जनाब जैमर्स लग गए वहाँ पे। और फिर पार्लियामेंट हाउस के अंदर का पूरा एनवायरनमेंट, अगर आप कभी गए हो वहाँ पे देखा हो, पहले जो रौनक हसल बसल रहती है वो अभी बिल्कुल ऐसे ना सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि क्या होने लगा है। और ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही नहीं, बाहर भी, और बाहर से रेड जोन की तरफ भी, मतलब पावर कॉरिडोर्स की अतराफ में जहाँ पे भी आप जाए ना, अनयूजुअल सी जो फीलिंग्स है वो आपको या माहौल नज़र आता है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने लगा है, उससे पहले ये खामोशी सी है। तो ये ओवरऑल माहौल है। अगर बात करें आज के पूरे दिन के हवाले से, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। आज मौलाना की रिहाइशगाह पे आपको पता है पूरा दिन मेला ही लगा रहा। और उसके बाद आपको पता है बिलावल आए, PTI का वफ्द आया, ये सारी स्टोरी अलग। फिर थोड़ी देर पहले जो कौमी असम्बली में सेनेट की कार्रवाई के दौरान जो माहौल बन गया था, वो लग रहा था कि अभी तरमीम लगी है मंजूर होने। लेकिन एज इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कल दिन 3 बजे तक तो ये मामला लटक गया है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जब तक कैबिनेट से अप्रूव नहीं हो जाएगा तब तक ये ना तो कौमी असम्बली में पेश हो सकता है आईनी तरमीम का मुसवदा, ना ही सेनेट में आ सकता है। तो कैबिनेट का इजलास जो है कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी हुआ है, सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी हुआ है, और कौमी असम्बली का इजलास दिन 3 बजे तक। दैट मीन्स कि दिन 3 बजे तक आप रिलैक्स रह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा उसके ऊपर नजर रखेंगे। लेकिन इस सारे माहौल में क्या अडयाला जेल का गेट खुलने वाला है, इसके ऊपर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि आज PTI के वफ्द को ये कमिटमेंट दी गई है कि कल मुलाकात होने जा रही है। अब ये कमिटमेंट जो है ये किसकी तरफ से दी गई है? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये मौलाना फजलुर रहमान ने खुद जिम्मेदारी ली है, या एक तरह से उन्होंने ये PTI की क़यादत से, जो दस्तयाब क़यादत है, उनसे डिस्कस करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि वो हुकूमत से रब्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल आपकी इमरान खान से मुलाकात हो जाए। कुछ चैनल्स ये चला रहे हैं कि बिलावल ने आज जिस वक्त PTI का वक्त वहाँ पर मुलाकात कर रहा था मौलाना के साथ, उसी दौरान बिलावल भी चूँकि वहाँ पर आ गए थे, तो कुछ चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे थे कि बिलावल ने बैरिस्टर गौहर को ये कहा है कि आप तैयारी करें, कल आपकी मुलाकात होने जा रही है इमरान खान से। मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से खुद रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या बिलावल ने ऐसी कोई गारंटी दी है या उन्होंने कोई कमिटमेंट किया या कोई बात हुई है। तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया है इस बात को, और उन्होंने कहा है कि बिलावल से हमारी आईनी मुसवदे के बारे में या इमरान खान से मुलाकात के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। ये बात हमारी और मौलाना के दरमियान थी। बिलावल से हमारा हैंडशेक ज़रूर हुआ, वो भी उस वक्त जब वो मौलाना से मुलाकात करके वहाँ से रवाना
रवाना हो रहे थे। उसके बाद ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई हैं और पीटीआई के लोग बाहर निकले। उनकी जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने क्या बताया इस बारे में, कौन एश्योरिटी दे रहा है, कैसे ये मुलाकात होगी, उसके बारे में शॉर्ट्स क्लिपिंग है वो मैंने रिकॉर्ड किया, आपके सामने रखता हूं ताकि आप सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्यों इस वक्त अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलना नागुज़ीर हो चुका है, क्यों इमरान खान का मौक़िफ़ आना नागुज़ीर हो चुका है। 3 अक्टूबर से बंद है ये गेट और अब जाके खुलने के इम्कानात हुए हैं। अभी भी श्योरिटी नहीं है कि खुल जाएगा, लेकिन इम्कानात है, इसलिए क्योंकि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का प्लान ऑलमोस्ट ख़त्म, जो आईनी अदालत का प्लान था वो ऑलमोस्ट वैनिश हो चुका, ख़त्म हो चुका, वो कागज़ों से निकल रहा है। अब आ जाके रह गया कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक बंदा जो है वो चीफ जस्टिस लगेगा। अब इसके इर्द गिर्द आईनी तरमीम घूम रही है, तो इसके लिए मौलाना का वोट दरकार है और मौलाना तब तक वोट देने के लिए तैयार नहीं है जब तक ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई जो है वो ऑन बोर्ड ना हो जाए। और पीटीआई की जो दस्तयाब क़यादत है वो इतने जोगी तो है नहीं कि खुद से ये डिसीजन अनाउंस कर दे या वो इस सारे फैसले का बोझ खुद उठा ले, अनटिल अनलेस कि इमरान खान की बैकिंग ना हो या इमरान खान की तरफ से उन्हें अप्रूवल ना मिल जाए। तो ये उनका एक मौक़िफ़ भी है, उनका एक बयानिया भी है, जो भी आप कह लें, कि जब तक इमरान खान नहीं मानेंगे या जब तक इमरान खान उन्हें डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक वो कोई हाँ या ना नहीं कर सकते। हाँ, मौलाना के साथ इत्तेफाक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हतमी डिसीजन इमरान खान का होगा। इसलिए यहाँ पे मेरा ख्याल मामला फंसा है, तो अडयाला जेल का गेट खुलना अब बनता है। देखते हैं हुकूमत इस बारे में क्या करती है। दूसरी तरफ 9:30 बजे काबीना का इजलास बुला लिया, जिसका मतलब है कि उसमें मुसवदा मंजूर हो जाएगा। उसके बाद सेनेट का इजलास 11:30 बजे, तो 11:30 बजे अगर ये तरामीम मंजूर होनी है विद द कंसेंट ऑफ मौलाना, तो उससे पहले फिर 11 से पहले इमरान खान की मुलाकात बनती है। मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, या हुकूमत इस बारे में क्या राय रखती है, लेकिन ये आज के दिन की ओवरऑल स्टोरी है। इस बारे में जो पीटीआई के कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने क्या बताया है, ये ज़रा एक मिनट का ही क्लिप है, ज़रा आप सुन लीजिए, वापस आइए, फिर ज़रा और इंटरेस्टिंग मालूमात आपको बताता हूँ। क्या कोई बाज़ाब्ता आज इमरान खान से मुलाकात के हवाले से मौलाना के सामने मुतालबा रखा गया है? जी, हमने दरख्वास्त की है, हमें उम्मीद है कल हमारी मुलाकात होगी। मौलाना ने कहा है वो कोशिश करेंगे और कल एक कोर्ट में हेयरिंग भी है, लेकिन पता चला कि वो हेयरिंग वीडियो लिंक से की जा रही है, वरना उसमें हमारी मुलाकात हो जाती। तो ये ज़रूरी है हमारी मुलाकात उनसे होना, ताकि ये आईनी अमल आगे बढ़ सके। हम एक बहुत ही तारीखी लम्हे पे खड़े हैं इस वक्त। हमने आईन पाकिस्तान को बचाना है, इसमें कोई बड़ी ख़राबी होने से हमने नहीं होने देनी। तो इंशाअल्लाह हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं। मौलाना हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि आपकी मुलाकात कराई जाए इमरान खान से? ज़ाहिर है ये हुकूमत का इख्तियार है हमारी मुलाकात। जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकाम है, हालांकि ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है जो में रोका जा रहा है। कानून में वाज़े ये हक़ है हमारा कि हम खान साहब से मिल सकें, लेकिन इसके बावजूद हमें रोका गया है। अब हमें उम्मीद है कि कल हमारी मुलाकात होगी। तो कानूनी माहिरीन की गुफ्तगू आपने सुनी, इससे तो यही लगता है कि मौलाना ने कहीं ना कहीं से एश्योरिटी ली है, या कम से कम उन्होंने ये जिम्मेदारी तो ली कि इमरान खान से वो मुलाकात कराने जा रहे हैं। अब आइनी तरमीम जो है, अगर इमरान खान के कंसेंट के बगैर भी समझ लें कि हुकूमत अप्रूव कराना चाहती है, मंजूर कराना चाहती है, उसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 क्या है कि सारी जमातों का इत्तफाक राय पैदा हो जाए। अब वो तब तक नहीं हो सकता जब तक पीटीआई ऑन बोर्ड नहीं आती। अगर इस पॉइंट को माइनस कर दें, दूसरा तरीका है ज़मीर के मुताबिक वोट लेने का, आर्टिकल 63A वाला के फ्लोर क्रॉसिंग, उसका रास्ता आसान बना दिया काजी फाइज ईसा साहब ने। उसके नतीजे में लोग अगवा हो रहे हैं, लोग घरों से गायब हो रहे हैं, और चेयरमैन सेनेट जिनके अपने मेंबरान इस वक्त गायब हैं, उनसे सहाफ़ियों ने आज गुफ्तगू किया। यूसुफ रज़ा गिलानी जो इस वक्त सदर मुमलिकत के बाद दूसरा बड़ा ओहदा है, उनसे जब सहाफ़ियों ने इस बारे में क्वेश्चन किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, कुछ ही देर में क्लिप आपके सामने रखता हूं, उनकी गुफ्तगू सुनने लायक है। ज़रा आप सुनिएगा और अंदाज़ा कीजिए कि चेयरमैन सेनेट क्या राय रखते हैं, क्या कह रहे हैं इस सारे मामले में, कि उनके अपने ऐवान के अरकान गायब हैं और वो किस तरह से उसको ले रहे हैं। और तीसरा तरीका जो है इस सारे मामले में, वो है इलेक्शन कमीशन अगर मखसूस नशिस्तें जारी कर दे इनको, हुक्मरान इत्तेहाद को, लेकिन वो सारा कुछ होगा सिर्फ कौमी असम्बली के लिए। सेनेट के लिए तो फिर भी मौलाना की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो फार्मूला इतना वर्क नहीं करेगा। बट ऑन द अदर हैंड, जिस वक्त आज इलेक्शन कमीशन सारा बैठा हुआ था कि जनाब हम फैसला करें कि मखसूस नशिस्तें किसको देनी है, एंड उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजाहती फैसला आ गया। आप अंदाज़ा करें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से 12 जुलाई को, फिर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दी, फिर तफसीली फैसला जारी किया,
फिर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी। अभी चौथी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहत जारी की गई है कि अगर हमारे फैसले के बाद कौमी असम्बली ने कोई एक्ट पास किया है, कानून साजी की है, तो दैट डजेंट मीन कि आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने। आप पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के। कोई पार्लियामेंट की जानिब से सिंपल सी कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स नहीं कर सकती। तो ये बड़े क्लियर अंदाज में बताया गया है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन इसको समझेगा या नहीं? जिसको मुख्तसर फैसला नहीं समझ आया, उसके बाद वजाहत समझ नहीं आई, उसके बाद तफसीली फैसला नहीं समझ आया, तो क्या अब उसको वजाहत समझ आ जाएगी? मुश्किल लगता है, क्योंकि टीवी चैनल ये खबर चला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने शायद ये फैसला कर लिया है कि वो मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को देने जा रहा है और उसके हवाले से जो कौमी असम्बली ने एक्ट पास किया है उसके ऊपर अमल दरामद होगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो ये सारी सिचुएशन। अब इलेक्शन कमीशन ये सब क्यों करेगा? ये बोझ क्यों उठाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने? अगर उसने ऐसा किया तो अभी तक तो क्लियर नहीं है ना, क्योंकि डिसीजन अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसलिए होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी इन तरामीम से बराह रास्त फ़ायदा उठाएंगे अगर हो जाती हैं, क्योंकि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा तब तक पुराने वाले काम जारी रखेंगे। और जब तक हुकूमत चाहे वो ना लगाए नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर लगाना होता है ना, और अगर इत्तफाक ना हो तो पुराना चलता रहे। तो हुकूमत अगर इत्तफाक ही ना करे अपोजिशन लीडर से, तो फिर वो अपना पुराना वाला इलेक्शन कमिश्नर चलाते रहे, पर जितनी देर तक मर्जी चाहें वो इसी तरह फॉर्म 47 वाले फैसले लेते रहे। तो ये है इस वक्त वो सिचुएशन। और प्लस आईनी तरमीम के नतीजे में जब चीफ जस्टिस का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा कि वो कोई सो मोटो नोटिस ले या तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को किस चीज़ की टेंशन? ना तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी, ना किसी ने खुद सो मोटो नोटिस लेना, फिर मसला ही कोई नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि वो मखसूस नशिस्तें बांट दें, लेकिन फिर भी मौलाना के उन वोटों की ज़रूरत तो बहरहाल रहेगी। ये इस वक्त का पूरा सियासी मंजरनामा है और इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान और उनके 8 वोट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हो गए, इसीलिए सारे उनके दरबार में चक्कर लगा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले कुछ सहाफ़ियों ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से सवालात किए कि आपके सेनेट के कुछ लोग गायब हैं, जिनमें PTI के 2 लोग भी नहीं हैं और मौलाना की जमात के भी नहीं हैं, तो वो कहाँ गए? उस मौके पर जो चेयरमैन सेनेट ने गुफ्तगू की है, ज़रा मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करता, आप सुनिए, आप तबसरा कीजिए कि उनकी ये गुफ्तगू क्या आपको समझ आती है कि जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहे हैं या उसमें कुछ झोल है? ये ज़रा गुफ्तगू सुनिए, वापस आइए, फिर मैंने ज़रा बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू भी आपको सुनानी है। सर, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, 2 PTI के सेनेटर्स जो हैं वो उनसे अते पते में नहीं है और मौलाना साहब का भी एक सेनेटर है। अगर नहीं होंगे तो वो उनको पता होगा, अगर अगवा नहीं होंगे तो कल यहीं होंगे। आप बताएं, हमें अगवा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है और हम तो चाहते नहीं है कोई इस किस्म का हो, जिसने आना है आए। सर, आप तक कोई डिटेल पहुंचाई गई है कि ये लोग मिसिंग हैं, लापता हैं किसी की फ्लोर तरफ ऑफ द हाउस बात हो जाती है, फ्लोर ऑफ द हाउस बात आज भी हुई है। मैंने कहा इंटीरियर मिनिस्टर आकर रिप्लाई करेंगे। सर, नसीमा एहसान साहब के लॉज पे हमला हुआ, वो उन मौलाना साहब ने भी उसका जिक्र किया। यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, सर आपने कोई एक्शन लिया? मैंने उनको खुद अपने पास बुलवाया और मैंने उनके लिए बात की और इंशाल्लाह हल हो जाएगा मसला। सर, फ्लोर क्रॉसिंग की अगर कोई कोशिश होती है तो फ्लोर क्रॉसिंग किस चीज़ की? जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन वोट तो काउंट हो जाएगा। नहीं, वोट काउंट करके बंदा मर जाए क्या करेगा? थैंक यू सर। टारगेट अचीव हो जाएंगे, ए, टारगेट तो अचीव हो जाएंगे वैसे। हमारा टारगेट है क्या? आई एम नॉट द गवर्नमेंट। चेयरमैन सेनेट इज अ न्यूट्रल पर्सन, इज नॉट द गवर्नमेंट, इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो चेयरमैन सेनेट की गुफ्तगू आपने सुनी, राय आपने देनी है। इसी दौरान जब ये सारी अबडक्शंस हो रही हैं, लोग इधर उधर गायब हो रहे हैं, इसी दौरान अब्दुल गफूर हैदरी जो मौलाना की जमात के सेनेटर हैं, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर जो तकरीर की है और उन्होंने कहा कि अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से हमसे वोट दिलवाना चाहते हैं, बेशक हमें ले जाके हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दें, तो हम वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। मफाहमत की बात करेंगे तो समझ आती है, इज़्ज़त एहतराम से बात करें, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर करेंगे तो समझ नहीं आएगी। तो ये जो एग्रेशन उनके रवैये में नजर आया, ये उनका अपना नहीं है, यही एग्रेशन मौलाना के रवैये में भी कल नजर आया। तो मौलाना अगर गुस्से हैं तो वो उनकी सारी जमात में नजर आ रहा है। तो इसीलिए मौलाना की और शहबाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात में भी कोई कामयाबी नहीं हुई। दैट्स वाई बिलावल आज दोबारा आए, उनकी मुख्तसर मुलाकात हुई, चले गए। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं। आज मौलाना से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने जो गुफ्तगू की है, क्या कहा है, वो ज़रा मैं रिकॉर्ड की थी आप लोगों के लिए। इन केस आपने मिस कर दियो तो ये गुफ्तगू मैं एज इट इज़ आपकी सहूलत के लिए व्लॉग के आखिर में लगा रहा हूँ, आप लोग सुनिए, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ये अर्ज़ करूं कि हमारी अभी भी बातचीत शुरू है।
इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। हमने पहले दिन से ये अर्ज़ किया था कि जो भी हमारा वोट होगा, जो भी हमारी कंसेंसस अगर इस पे डेवलप्ड होगा, हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला आज हम दरख्वास्त गुजारेंगे क्योंकि खान साहब के साथ बड़े अरसा से तकरीबन 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसा हो गया कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। इवन डॉक्टर की मुलाकात भी करने नहीं दी गई और हुकूमत ने अपने डॉक्टरों से मुआयना करवाया था। आज हम इंशाअल्लाह दरख्वास्त देंगे। कल खान साहब के साथ हम मुलाकात की कोशिश करेंगे और ख़ान साहब के हिदायत के मुताबिक हम अपना फ़ाइनल वर्शन इस पे इंशाअल्लाह ताला देंगे। लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। आमिर डोगर ने स्पेशल कमेटी में हमारे तरफ से आमिर डोगर साहब और JUI के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। उनके प्रेजेंस में वो जो ड्राफ्ट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है तो ये वही ड्राफ्ट कमेटी ने अप्रूव किया है जिस पे हमारे मौलाना साहब के साथ यहाँ डिस्कशन हो रही थी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कल खान साहब से हिदायत के बाद हम फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन आज मौलाना साहब के साथ हमारी आलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। ये हम खान साहब के सामने रखेंगे और खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम कल आपको अनाउंस करेंगे। आपके होते हुए बिलावल भी यहाँ पर आए कोई मुलाकात के? हाँ, बिलावल साहब आए थे, बिलावल साहब भी आए थे। मौलाना साहब ने उनको टाइम दिया था, वो आए थे। वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे, लेकिन जाते हुए हमारी तरफ आए। हमारी सलाम दुआ ज़रूर हुई है, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8:34 है। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड की जो तकरीबन अब से कोई 10 से 15 मिनट पहले, लेकिन उसको अपलोड करने से पहले ही जो है वो एक और डेवलपमेंट हो गई है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो जो है वो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। देखें आज क्या करने की कोशिश की गई और किस चीज़ में जो है वो हुकूमत को एक बार फिर नाकामी हुई है। आज हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में ये तय पाया कि तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले मुसवदा किया गया और उस मुसवदे को तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम इसका जायज़ा लेंगे आज रात को और कल हमें रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक। 4 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान कमराजा साहब, हामिद खान साहब, बैरिस्टर अली जफ़र साहब कि ये चारों जाएंगे और ये चारों वकील भी हैं और ये चारों पार्टी के अहदेदार भी हैं। ये चारों जाएंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और इमरान खान साहब से बातचीत करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि किस तरमीम के हक़ में वोट देना है, किस में नहीं देना। लेकिन उसके हुआ ये कि एक तरफ तो ये बात हुई, लेकिन अचानक ये हुआ कि सेनेट का इजलास जो कि बुलाया गया था आज, उसमें जैमर्स ऑन किए गए, मोबाइल सर्विस वहाँ पर मुअत्तल कर दी गई, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि आज इनका इरादा ये बन गया था कि आज ही सेनेट से इन आइनी तरमीम को, मुजवज़ा आइनी तरमीम को पास करवा लिया जाए। और ट्विटर पे जो हुकूमत के करीबी साफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट्स भी कर दिए और उन्होंने कह दिया जनाब कि आज ही ये सेनेट से पास करवा लिया जाएगा, नंबर गेम भी पूरा है। फिर वो लोग जो माउथ पीस हैं और वो लोग जो टाउट हैं, उन सारों ने कहा कि सब ओके है और अभी सेनेट से ये मुजवज़ा आइनी तरमीम जो है वो पास करवा ली जाएंगी। और काबीना का इजलास भी बुला लिया गया था और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तक काबीना का इजलास जो है वो जारी है, यानी 8:36 तक काबीना का इजलास जो है वो जारी है। लेकिन और फिर इसलिए ये जैमर्स लगाया गया और सारा कुछ किया गया क्योंकि बताया गया कि जो सेनेटर्स जो मैनेज हुए हैं उनको पार्लियामेंट में लाया जा रहा है और उसमें उन सेनेटर्स में ज़ाहिर है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं जिनका मौक़िफ़ कुछ और है। मसला देखें ना कि जब ये इन्होंने अभी सेनेट से कोशिश की कि ये पास करवा लें माइनस मौलाना, तो इनको 6 वोट चाहिए थे। अब 6 वोट का क्या मतलब है कि 6 सेनेटर अगर चाहिए, क्योंकि हुकूमत के पास स्ट्रेंथ है 59, चेयरमैन सेनेट का वोट काउंट नहीं हो सकता, तो पीछे बैठ जाते हैं 58 चेयरमैन सेनेट का उस वक्त काउंट हो सकता है जब टाई हो जाए, लेकिन टाई यहाँ पे वाला मामला नहीं है इसमें आईनी तरमीम में। तो इसलिए जो है वो इनको चाहिए थे 6 वोट। 6 में से जो दावा किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि 2 BNP मेंगल के, 2 PTI के इन्होंने तोड़े हुए हैं और 2 मौलाना फजल रहमान के तोड़े हुए हैं, ये इन्होंने जो है वो दावा किया जा रहा था। अब सब कुछ शिद्दत से इंतजार था कि देखते हैं कि कौन कौन से बंदे टूटे हुए हैं। अच्छा, ये भी एक था कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो टूट तो गए हों
वो चले तो गए हों, लेकिन वो वहाँ पे आके वोट ना डालें, क्योंकि दो चीज़ों में फ़र्क है। अगर तो कोई अगवा हुआ है तो वो तो किसी सूरत में आके वोट नहीं डालेगा, वो वहाँ पे आके ऐवान में बिगड़ जाएगा, खुल के बात कर देगा, कहेगा कि मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने अगवा किया हुआ था, मुझे अभी लेके आए हैं, मैं खड़ा हूँ, मैं वोट नहीं दे रहा, वहीं गेम खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आके और वोट डाल देता है सेनेटर, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो मौलाना का हो, चाहे वो मेंगल साहब का हो, वो फिर बिका हुआ होगा, उसने तन मन धन अपना सब कुछ बेचा हुआ होगा, वो अगवा नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई अगवा है तो अब तो तुम आज़ाद हो गए हो ना, आगे हो पूरे, मतलब ईवान में रिकॉर्ड के ऊपर तुम खड़े हो। और ये ईवान की कार्रवाई आज से 50 साल पहले की भी पार्लियामेंट की कार्रवाइयां पड़ी हुई हैं कि किसने एक एक लफ्ज़ जो बोला है वो लिखा हुआ है, तो ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा कि उसने आके और बता दिया था कि मुझे अगवा किया गया। तो जो भी वोट डालेगा वो पैसे लेके डालेगा, अगवा होकर कोई नहीं डालेगा। और ये बाद में झूठ बोला जाएगा, मेरे फलां को उठा लिया था, तो मेरे फलां को उठा लिया था, ये सब झूठ होगा और बकवास होगा। अब इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर अंदर सिक्योरिटी हाईलाइट, चैम्बर्स ये सारा कुछ किया, उधर कैबिने का इजलास बुला लिया, सेनेट का इजलास जो है वो उसमें ब्रेक कर दी। लेकिन अब सेनेट का इजलास जो है वो कल तक चला गया है, और इसका मतलब वाज़ेह है कि इन्होंने कोशिश पूरी की कि बिल्डोज करें, लेकिन इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं हुआ। अगर इनके पास नंबर गेम पूरा हुआ होता तो ये ज़रूर आज ही करवा लेते। लेकिन अब ये नहीं आप कह सकते कि कल भी इनके पास नंबर नहीं होगा, क्योंकि पूरा जोर तो लगाया जा रहा है। और फिर मौलाना साहब की जो बात हुई है, उसमें मौलाना साहब ने पीटीआई के साथ जो बातचीत हुई है उसमें मुसवदा जो पीटीआई को दिया गया, इस वक्त उसकी अपडेट यह है कि पीटीआई ने मुसवदा मुस्तरद कर दिया है, और पीटीआई ने जो है वो कहा है कि वो इस मुसवदे को वोट नहीं कर सकते, वो इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते। 3-4 चीज़ों पर पीटीआई का बहुत वाज़े इख्तलाफ सामने आया है, और सलमान खान राजा साहब ने कहा है कि हम इस पे अदालत में जाएंगे अगर ये करवाते ही आईनी तरमीम। उसमें नंबर 1 तो ये है कि जो पैनल आ रहा है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तानी बनेगा, यानी मंसूर अली शाह साहब। टॉप 3 के नाम आएंगे, और जिसको नामजद किया जाएगा अगर वो इनकार करेगा तो उससे अगला जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। इसमें इनका प्लान यह है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को वैसे ही निकाल देंगे, याहिया अफरीदी साहब का नाम देंगे, और इनका यह है कि याहिया अफरीदी साहब इनकार कर देंगे कि मैंने नहीं बनना चीफ जस्टिस, तो उनसे नेक्स्ट जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। तो ये है इनका इरादा। तो इस पर एक तो मुखालफत कर दी सलमान खान राजा साहब ने। दूसरा, ये जुडिशल कमीशन में 4 अरकान शामिल कर रहे हैं, 2 सेनेटर, 2 कौमी असम्बली के मेंबर्स, उस पर उन्होंने इख्तलाफ किया है। तीसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के हवाले से जो प्रोसेस है उसके ऊपर उन्होंने सलमान खान राजा साहब ने इख्तलाफ किया है। अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो दोबारा जो है वो मौलाना साहब के पास जाएंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो तहरीक इंसाफ चाह रही है कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो, वो कल करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती 19 को, क्योंकि कल सुबह 11 बजे सेनेट का इजलास है, कल दिन में ही किसी वक्त कौमी असम्बली का इजलास है, कल ये कौमी असम्बली और सेनेट में पास करना चाहते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी एक गुफ्तगू सामने आई है जो उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी से तकरीर की है, जिसमें उन्होंने अपने सेनेटर्स को और कौमी असम्बली के अरकान को कहा है कि आज आपकी आखिरी रात है इस्लामाबाद में, आप इतने अरसे से यहाँ रुके हुए हैं वोट डालने के लिए, कल आप लोग अपने हलकों में जा सकेंगे, क्योंकि बहुत सुबकी हो रही है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है, बहुत पसपाई हो रही है, बहुत रुसवाई हो रही है बिलावल को और इंसानों को कि इनकी हैसियत और औकात है कि डरबे में जैसे मुर्गियों को बंद करके रखा जाता है, मुर्गियों में की तरह इनको और जानवरों की तरह इनको बंद करके यहाँ पर रखा गया इस्लामाबाद में, इनको निकलने की इजाज़त नहीं है। और एक जमात का मैं आपको बता चुका हूँ कि एक जमात के ऊपर तो इतना अदम एतमाद है कि उसके तो MNAs जब वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम के बाहर भी 2 बंदे खड़े होते हैं, और ज़रा वो देर लगाएं तो वो नॉक करके पूछते हैं भाई खैर है, ठीक है। उनको ये डर होता है कि ऊपर से कहीं या कहीं और को जगह ना निकल ना जाए कहीं से, यानी उस जमात का आपको पता है कि वो जमात वाले बिग बड़े जल्दी जाते हैं, तो उनकी भी बड़ी रैकी की जा रही है और उनके ऊपर भी बड़ी सख्ती है। तो इनको डरबेक में बंद करके रखा गया और इनको ताकि इनको वहाँ से हाँक के लाया जाए जानवरों की तरह, और इनको हाँक के लाया जाए और इनसे वोट डलवाया जाए। इनकी अपनी हैसियत और औकात तो आपको पता ही है। अब आप देखें ना कितनी तकलीफ दे बात है कि खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि ये जो आईनी तरमीम वो करने जा रहे हैं, तो सानिया का अरसाज में जो 175 लोग शहीद हुए थे, उनके शहादत का जो मिशन है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। मतलब खुदा के लिए ऐसे ना करें। मतलब वो जो 170-75 बेगुनाह आए थे, वो तो ज़ाहिर बेनज़ीर के इस्तकबाल के लिए आए थे, अपनी पार्टी की मोहब्बत में आए थे, वो बेचारे जान से चले गए। आज उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। आपने तो उनके घरों में जाना गवारा नहीं किया आज के दिन, और आप यहाँ पे बेचारे सारे बैठे हैं, नौकरी आपको सारे, क्योंकि ये मसला ये है ना कि जब ये फॉर्म 45 वाले नहीं, फॉर्म 47 वाले हैं 99% या 98%, तो औकात और हैसियत नहीं है ना कि यूँ ठग करके फारिग हो जाएंगे। इसलिए ये बेचारों की हैसियत और औकात नहीं है। सबको यहाँ पे बंद किया हुआ है कि आपने वोट डालना है, इसलिए इनकी अपनी मर्जी नहीं है। ये जीते ही नहीं है, इनको जितवाया किसी और ने है, तो ज़ाहिर उन्होंने ये सारा कुछ करवाना है। तो अब इनका जो है वो इसलिए यहाँ पे बैठे हुए थे। अब पीटीआई ने इस मुसवदे को मुस्तरद कर दिया है। मौलाना से उनकी दोबारा मुलाकात होगी, आज होगी, कल होगी, देखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि आज इन्होंने जैमर्स लगा के, मोबाइल सर्विस मुअत्तल करके, हाई अलर्ट करके, सिक्योरिटी लगा के और बिल्डोज करने की कोशिश की, जिसमें ये बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। इनको बड़ी पसपाई हुई है। और इन्होंने ये किया हुआ था कि इधर
6 सेनेटर्स के साथ हम क्या करेंगे कि हम 6 सेनेटर के साथ जो है वो इधर सेनेट में करवाएंगे तरमीम, उधर से रात को इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा या कल सुबह इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर MNAs हैं ख़वातीन उनको, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कल भी वज़ाती फैसला आया उसको मानने से इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा, इनकार कर देगा, और इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को देगा, और चोर डाकुओं लुटेरों की जो मखसूस नशिस्तों की सीटें हैं वो हलफ उठा के और फ़ौरन इन आईनी तरमीम को वोट कर देंगे। तो इस वक्त जो है सूरत हाल यही है कि आज के दिन इन्होंने पूरा जोर लगाया लेकिन ये नाकाम रहे। आज ये सेनेट में नहीं पास करवा सके, नहीं पेश करवा सके, नंबर गेम नहीं पूरा कर सके, और कल का दिन अब इंपॉर्टेंट हो गया 19, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। अगर ये इतवार तक नहीं कर सकते फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं आपको बता चुका हूं सोमवार को तो सारे जजेस बैठे होंगे, 8 के 8 जज मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट में, कुछ भी हो सकता है, जजेस ओपन कोर्ट में आके अदालत लगा सकते हैं, और ये बात बार बार कह रहे हैं सब। देखें कल फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद कोर्ट में कहा कि लोग तो मारे खा रहे हैं इस अदलिया के लिए, जज खुद भी तो कुछ करें, और आज जजेस ने कर दिया ना, जजेस ने वजाती फैसला एक जारी कर दिया, जजेस ने जबरदस्त काम किया। ये जो 8 जजेस हैं जो उन्होंने वजाती आज एक और फैसला जारी कर दिया जिसके ऊपर ये बहुत तिल मिला रहे हैं, बहुत इनकी आओ बका है, चीखें हैं और बड़ी गालियां निकाल रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। भाई आप कहें ना इलेक्शन कमीशन को दे दे आपको मखसूस नशिस्तें। देखें अगर ये मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन से इस तरह से लेके करवाएंगे आईनी तरमीम, फिर तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये उड़ जाएगी। 1 मिनट मुहावरतन कह रहा हूं, यानी फिर तो मेरिट्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट करके इलेक्शन कमीशन अगर मखसूस नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को देगा और उनके जरिए जो है वो फेक मेंबर के जरिए अगर तरमीम होगी वो तो वैसे उड़ जाएगी, मेरिट्स के ऊपर मामला जाएगा ही नहीं। यानी 2 चीजें हैं ना, एक ये है कि ये मुझे पॉइंट बताया मेरे दोस्त हैं अदील वड़ाई साहब, आप जानते हैं अदील वड़ाई साहब की बात हुई थी साद रसूल साहब से, तो वो बता रहे थे कि साद रसूल साहब का ये मौक़िफ़ था कि अगर ये ब्लेंडर कर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें को दे देता है और फिर मेरिट्स पे बात ही नहीं जाएगी कि ये आईनी तरमीम पार्लियामेंट कर सकती थी नहीं कर सकती थी, बेसिक स्ट्रक्चर आइन का चेंज कर सकती थी नहीं कर सकती थी, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है नहीं है, अदलिया के अंदर मुदाखलत है नहीं है, कर सकते थे नहीं कर सकते, मतलब ये चीज़ें फिर बात की बात है। लेकिन अगर तो ये मौलाना के साथ करते हैं और PTI के लोग तोड़ के करते हैं, फिर ज़ाहिर है फिर मेरिट्स के ऊपर केस चलेगा, फिर जो है वो ऐसा नहीं है कि फिर ये जो आपके ये कि फिर इतना ज़रा लंबा चलेगा केस, और अगर इलेक्शन कमीशन के जरिए करवाते हैं फिर बहुत कम चलेगा। इसके अलावा जो एक और अपडेट आ गई जनाब, और वो ये है कि काबीना का इजलास जो है वो भी जो है वो कल तक चला गया है, और काबीना का इजलास जो है वो कल अब सुबह 9:30 बजे होगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इन बेचारों की हैसियत और औकात देखें बेचारों की, ना दिन को चैन है ना रात को सुकून है, रात को जाके मौलाना को सारी रात मनाते रहे, सुबह से उठ के बैठ रहे कि कैसे कब मैसेज आएगा, काबीना का इजलास करो, फिर काबीना का इजलास होगा। सारे के सारे बेचारे 99% 98% बेचारे जो हैं, बेचारे तो नहीं हैं, घटिया लोग हैं जो हारे हुए हैं और अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ उठाने वाले हैं। ये बेचारे तो नहीं हैं, ये तो मकरूह लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ उठाए हैं कि हम जीते हुए हैं, हालांकि हारे हुए हैं। लेकिन फिर हैसियत और औकात नहीं है ना, जानवरों की तरह इधर हंका जाता है उधर हंका जाता है, इधर चलो उधर चलो, ये उस तरह की इनकी ये कर रहे हैं जानवरों की तरह, इंसानों वाली तो हरकतें हैं नहीं इनकी। तो अब कल सुबह 9:30 तक मामला चला गया, और अब तहरीक इंसाफ और मौलाना के दरमियान जो बातचीत हुई है जिसमें मौलाना साहब ने यकीन दहानी बकौल हमारे दोस्त रिजवान गिलदई साहब और फ़हीम अख्तर मलिक साहब के और उमर जट साहब के, कि मौलाना साहब ने यकीन दहानी कराई है, ज़ुबैर अली खान साहब के मुताबिक भी, कि मौलाना ने यकीन दहानी कराई है कि कल यानी 19 अक्टूबर हफ्ते के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी तहरीक इंसाफ के वफद की, ताकि उनसे इंस्ट्रक्शंस ली जा सके। और दूसरा आपको ये भी बता दूं कि कल इमरान खान साहब की जो GHQ हमला केस है उसमें समाअत भी है, और इमरान खान साहब के वकील हैं फैसल मलिक साहब बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, रावलपिंडी बार के ओहदेदार भी रहे हैं और पिंडी के क्रिमिनल केसेस जो करने वाले बेहतरीन वकील उनमें से एक हैं फैसल मलिक साहब जो हैं। वो कल देखते हैं कि कल अब ये अदालत के अंदर समाअत अडियाला में होती है या कहीं बाहर होती है और एडजन कर दी जाती है, ये देखना होगा। और अगर कल अदालत वहाँ पे अडियाला के अंदर लगती है तो फिर ज़ाहिर है फैसल मलिक साहब की मुलाकात इमरान खान साहब के साथ होगी, और हो सकता है फैसल मलिक साहब के ज़रिए कोई बड़ा ऐलान और बड़ा पैगाम आ जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि आने दिया जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है और इमरान खान साहब कल कह देते हैं कि कल रात को तमाम लोग पहुंचे डी चौक पे, फिर इनके पास ऑप्शन नहीं होगा जो आएँ बाएँ कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें ना कि आज पूरा दिन जो कुछ होता रहा है, अली अमीन गंडापुर का कोई बयान नहीं आया, मतलब हालांकि KPK की नुमाइंदगी नहीं है सेनेट में, नामुकम्मल पार्लियामान है, तो ऐसी सूरत हाल में मतलब अली अमीन गंडापुर साहब का कोई बयान नहीं आया, कोई सख्त बात नहीं है, और आज कोई डी चौक पे नहीं पहुंच सका PTI से, आज कोई पिंडी से नहीं निकल सका। देखें
जब तक मेन और 10 लीडर्स लीड नहीं करेंगे, आप कारकुनान कितने एक लड़ सकते हैं और बेचारे मतलब कब तक मारे खा के और गिरफ्तार हो सकते हैं। कोई लीड करने वाला आज पिंडी में भी नहीं था, डी चौक में भी नहीं था। तो ये सूरत हाल है, ये हवाल है। देखते हैं जी अब चीज़ें कल किस तरह आगे बढ़ती हैं और कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये कल ना करवा सके फिर गेम मेरा ख्याल इनके हाथ से निकल जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब काम ही नासर। अल्लाह हाफिज़।